दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी गुरुजी के आश्रम में रश्मि के जलवे का चौथा भाग है। आइए शुरू करते हैं। नहीं नहीं विकास, बैलगाड़ी में नहीं, मेरे घुटनों और कमर में और दर्द नहीं चाहिए, विकास बोला। लेकिन मैडम, मैंने उसकी बात काट दी। कुछ और आने जाने का साधन भी तो होगा, विकास बोला। मैडम, मैंने बताया ना, इस रास्ते में ज्यादा चॉइस नहीं है। मेरी जिद करने पर विकास बैलगाड़ी के सिवा कुछ और साधन ढूंढने चला गया और मुझसे उस झुमके वाली दुकान के आगे इंतजार करने को कहा। मैं सोचने लगी, अगर कुछ और नहीं मिला तो उस बैलगाड़ी में ही जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक तो बहुत धीरे धीरे चलती है और कमर दर्द अलग से। अब विकास चला गया तो मैंने भी साइड में जाके लघुशंका से मुक्त होने की सोची और मैं साइड में एक दुकान के पीछे चली गई। जल्दी ही मुझे पीछे कुछ जगह मिल गई। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था और कोई आदमी भी नहीं था। मुझे वो जगह सेफ लगी। मैं एक कोने में गई और जल्दी से फ्री होने की सोच ही रही थी कि तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से घबरा गई क्योंकि मैं अभी अर्धनग्न अवस्था में थी। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। कोई आवाज तो मैंने पक्का सुनी थी पर थोड़ा अंधेरा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ पल ऐसे ही ठिठकने के बाद मैंने लघु शंका कर ली। फिर मैं अपनी साड़ी ठीक से कर रही थी तो मुझे फिर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे, कोई आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं है, फिक्र मत करो। वहाँ थोड़ा अंधेरा था इसलिए मेरी आंखों को एडजस्ट होने में कुछ समय लगा, पर अब मुझे सब साफ दिख रहा था। मुझसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक लड़की और एक आदमी खड़े थे। वो आपस में ही मस्त थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा था। आदमी करीब 30-35 का होगा लेकिन लड़की 18-19 की थी। लड़की ने घाघरा चोली पहना हुआ था। आदमी ने लड़की को अपनी बाहों के घेरे में पकड़ा हुआ था और चुंबन लेने की कोशिश कर रहा था। लड़की अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर उसको लेने नहीं दे रही थी। फिर उस आदमी ने हर तरफ अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। अब लड़की का विरोध धीमा पड़ने लगा। कुछ ही देर में उनकी इन हरकतों से मेरे अंदर भी हलचल शुरू हो गई थी। उन्हें छुपकर देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। पारो, पारो, तुम कहाँ हो? अचानक उस आवाज को सुनकर वो दोनों और मैं चौंक पड़े। एक बुढ़ा आदमी जो शायद उस लड़की का पिता या कोई रिश्तेदार था, आवाज देकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों एकदम बुद्ध बनकर चुपचाप रहे। आवाज देते हुए वो बुढ़ा आगे बढ़ गया। उसके कुछ दूर जाने के बाद लड़की ने अपने कपड़े ठीक किए और बुढ़े के पीछे दौड़ गई और वो आदमी भी वहां से चला गया। मैं उस बुढ़े को कोसने लगी। इतना मजा आ रहा था, ना जाने आगे वो दोनों और क्या क्या करने वाले थे। पर अब तो लाइव शो खत्म हो गया था। मैं भी वहां से निकल आई और झुमके की दुकान के सामने खड़ी होकर विकास का इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद विकास मुस्कुराते हुए आया। विकास बोला, मैडम, आपकी किस्मत अच्छी है, बैलगाड़ी में नहीं जाना पड़ेगा। मैं बड़ी खुश हुई लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया विकास, क्या जुगाड़ किया तुमने? विकास, मैडम, ऑटो मिल गया, भगवान का शुक्र है, विकास बोला। लेकिन मैडम, यहाँ लोग ऑटो से सफर नहीं करते हैं। यहाँ ऑटो सामान ले जाने के काम आता है। उसमें सामान भरा होने से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर भी उस बैलगाड़ी से तो 10 गुना अच्छा ही होगा और जल्दी भी पहुंचा देगा। विकास ने कहा, हाँ मैडम, ये तो है। बैलगाड़ी में 1 घंटा लग गया था, ऑटो में 15 मिनट लगेंगे। फिर हम मेले से बाहर आ गए। ऑटो कुछ दूरी पर खड़ा था। मैंने देखा ऑटो की छत और साइड्स पर रस्सियों से सामान बंधा हुआ था। ऑटो के पास एक मोटा गंजा आदमी खड़ा था जो 50 से तो ऊपर का होगा। वो धोती और हाफ कमीज पहने हुआ था। विकास, मैडम, ये शर्मा जी हैं, ये ऑटो इन्हीं का है। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये भी आश्रम की तरफ ही जा रहे हैं। शर्मा जी बोले, बेटी, तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सामान भरा होने से ऑटो में जगह कम है, लेकिन 15 मिनट की परेशानी है, फिर तो आश्रम पहुंच ही जाओगी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो मुझसे बेटी कहकर बात कर रहा था तो मुझे राहत हुई कि अच्छा आदमी है और बुजुर्ग भी है। ऑटो में आगे की सीट पर भी सामान भरा हुआ था, इसलिए मैं, विकास और शर्मा जी पीछे की सीट पर बैठ गए। ऑटो में बैठने के बाद मुझे एक छोटा कुत्ता दिखा जो शर्मा जी के पैरों में बैठा हुआ था। शर्मा जी, ये मोती है, मेरे साथ ही रहता है, बहुत शांत कुत्ता है, कुछ नहीं करेगा।
मैं शर्मा जी के बगल में बैठी थी और मोती मुझे ही देख रहा था। अनजान लोगों को देखकर भी नहीं भौंका, शांत स्वभाव का ही लग रहा था। शर्मा जी बेटी, मेरे शरीर को तो देख ही रही हो। इस छोटी सी जगह में आधी जगह तो मैंने ही घेर ली है। तुम्हें परेशानी तो होगी, इसलिए मुझे खूब कोसना। क्या पता तुम्हारे कोसने से मैं थोड़ा पतला हो जाऊं। उसकी बात पर हम सब हंस पड़े। वास्तव में उस ऑटो में बहुत कम जगह थी। शर्मा जी के बगल में मैं बैठी थी और विकास के लिए जगह ही नहीं थी। मैं थोड़ा शर्मा जी की तरफ खिसकी और जैसे तैसे विकास भी बैठ गया। थोड़ी जगह बनाने के लिए शर्मा जी ने अपनी बाईं बांह मेरे पीछे सीट के ऊपर रख दी। मेरा चेहरा उसकी कांख के इतना पास था कि उसके पसीने की बदबू मेरी नाक में आ रही थी। शर्मा जी बेटी, अब जगह हो रही है। मैंने हाँ बोल दिया। विकास के लिए सबसे कम जगह थी। उसकी दाईं कोहनी मेरे बॉम्ब को छू रही थी। शर्मा जी के सामने मैं विकास की कोई गलत हरकत नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने हाथ से उसकी कोहनी को धकेल दिया। शर्मा जी बोले, हम तीनों को कार पार्क करने के लिए बड़े गराज की जरूरत है। उसकी बात पर विकास हंस पड़ा, पर मुझे समझ नहीं आया। शर्मा जी, मैं समझी नहीं। शर्मा जी बोले, बेटी, मेरा मतलब था कि हम तीनों के पिछवाड़े बड़े बड़े हैं तो इनको पार्क करने के लिए जगह भी बड़ी चाहिए ना। अब की बार हम सब हंस पड़े। मैंने सोचा शर्मा जी तो बड़े मजाकिया मालूम होते हैं। तभी मैंने देखा ऑटो में अंधेरे का फायदा उठाकर विकास अपनी कोहनी मुझसे छुआ रहा है। इस बार मैंने उसकी कोहनी नहीं हटाई। मुझे विरोध न करते देखकर विकास अपनी कोहनी से मुलायम जगह को दबाने लगा। शर्मा जी, अरे अरे मेरा सर। ऑटो ने किसी गड्ढे में तेज झटका खाया और शर्मा जी का सर टकरा गया। ड्राइवर ने तुरंत स्पीड कम कर दी। मैंने शिष्टाचार के नाते शर्मा जी से पूछा, ज्यादा तो नहीं लगी? शर्मा जी, ये रॉड से लग गई बेटी। शर्मा जी ने अपने माथे की तरफ इशारा किया। मैं उसकी तरफ मुड़ी और उसके माथे को देखने लगी। आप अपना हाथ हटाए, मैं देखती हूँ कोई कट तो नहीं लगा है। उसने अपना हाथ हटा लिया और मैं दाएं हाथ से उसके माथे को देखने लगी। उसकी कोहनी से दाया बॉम्ब दबने लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी था और मुझे बेटी भी कह रहा था। वो मुझसे लंबे कद का था, इसलिए उसके माथे पर देखने के लिए मुझे अपनी बाह उठानी पड़ रही थी। मैंने सोचा जगह की कमी से ऐसा हो रहा होगा। शर्मा जी बोले, कटा तो नहीं है ना? साफ तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन कटा तो नहीं दिख रहा है। शर्मा जी बोले, प्लीज थोड़ा ठीक से देख लो बेटी। मैं अपनी अंगुलियों से उसके माथे पर देखने लगी कि कहीं सूजन तो नहीं आ गई है। हालत ऐसी थी कि ऑटो चल रहा था और दो आदमी के बीच में पीसी जा रही थी। विकास का तो मुझे पता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पर शर्मा जी के बारे में मैं पक्का नहीं कह सकती। थोड़ी देर में हम आश्रम पहुंच गए। शर्मा जी और उसके मोती से मेरा पीछा छूटा, लेकिन ऑटो से उतरते समय मुझे उतरने में मदद के बहाने उसने एक आखिरी बार अपने हाथ से साड़ी के बाहर से मेरे दबा दिया। ऑटो के जाने के बाद मैं और विकास अकेले रह गए। ऑटो में जो हुआ उसकी शर्म से मैं विकास से आंखें नहीं मिला पा रही थी और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मुझे नहाने की सख्त जरूरत थी। मैं बाथरूम में चली गई और नहाने लगी। दिन भर जो मेरे साथ हुआ था, पहले टेले की दुकान में, फिर मेले में और फिर ऑटो में, उससे मेरे मन में एक अपराधबोध हो रहा था। मैंने देर तक नहाया, जैसे उस गिल्ट फीलिंग को बहा देना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। परिमल मेरे कमरे में आया और पैड ले गया। बाद में डिनर भी लाया। मंजू भी आई और मेले के बारे में पूछने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे सब पता है। समीर गोपाल जी के भेजे हुए 2 एक्स्ट्रा ब्लाउज लेकर आया और ये भी बता गया कि सुबह 6:30 पर गुरुजी के पास जाना होगा। एक ही दिन में इतना सब कुछ होने के बाद मैं बुरी तरह थक गई थी। 2 बार मैंने पैड पूरे गीले कर दिए थे। 3 मर्दों ने मेरे बदन को हर जगह पर निचोड़ा था। दिन के बाद मैं सीधे बेड पर लेट गई। जल्दी ही मुझे गहरी नींद आ गई। रात में मुझे अजीब से सपने आए। सांप दिखे, शर्मा जी और उसका मोती भी सपने में दिखे। सुबह किसी के दरवाजा खटखटाने से मेरी नींद खुली। दरवाजा खोला तो बाहर मंजू खड़ी थी। उसने कहा, तैयार होकर आधे घंटे में गुरुजी के कमरे में आ जाओ। मैं बाथरूम चली गई और नहा लिया। आश्रम से मिली हुई नई साड़ी पहन ली और गोपाल जी का भेजा हुआ ब्लाउज पहन लिया। ये वाला ब्लाउज फिट आ रहा था। नहा धो के मैं तरोताजा महसूस कर रही थी। फिर मैं गुरुजी के कमरे में चली गई।
गुरुजी पूजा कर रहे थे। उस कमरे में अगरबत्तियों के जलने से थोड़ा धुआं हो रखा था। गुरुजी अभी अकेले ही थे। मुझे उनकी पूजा खत्म होने तक 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। गुरुजी बोले, जय लिंगा महाराज। रश्मि, मुझे बताओ तुम्हारा कल का दिन कैसा रहा? जय लिंगा महाराज। जी वो, मेरा मतलब, मैं क्या बोलती, यही कि अनजाने मर्दों ने मेरे बदन को मसला, खूब हाथ फिराए और मैंने एक बेशरम औरत की तरह से इन सब का मजा लिया। गुरुजी शायद मेरी झिझक समझ गए। वो बोले, ठीक है रश्मि, मैं समझता हूँ कि तुम एक हाउसवाइफ हो और नैतिक रूप से तुम्हारे लिए इन हरकतों को स्वीकार करना बहुत कष्टदायी रहा होगा। तुम्हें ये सब गलत लगा होगा और अपराध बोध भी हुआ होगा, लेकिन पैर देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि तुमने इसका कितना लुत्फ उठाया। जी, मुझे दोनों बार ज्यादा स्खलन हुआ था। गुरुजी, ये तो अच्छी बात है रश्मि। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में कुछ मत सोचो। अभी नैतिक अनैतिक सब भूल जाओ और जो मैंने तुम्हें लक्ष्य दिया है, दिन में 2 बार स्खलन का, सिर्फ उस पर ध्यान दो। आज भी कल के ही जैसे जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, तुमने उसी के अनुसार अपना रेस्पॉन्स देना है। जो हो रहा है उसे होने देना। कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, ये मत सोचना। दिमाग को भटकने मत देना और खुद को परिस्थिति के हवाले कर देना। उसके लिए तुम्हें थोड़ा कंप्रोमाइज जरूर करना पड़ रहा है, बस इतना ही। गुरुजी, थोड़ा मत कहिए, मुझे इसके लिए बहुत ही बेशरम बनना पड़ रहा है। गुरुजी, हाँ मैं समझ रहा हूँ रश्मि, लेकिन तुम्हारे उपचार के लिए मेरा ये जानना भी तो जरूरी है। गुरुजी कुछ पल चुप रहे, फिर गुरुजी बोले, मैं चाहता हूँ कि आज तुम शिवनारायण मंदिर में पूजा के लिए जाओ। विकास तुम्हें वहाँ ले जाएगा। शाम को आरती के लिए मुक्तेश्वरी मंदिर चली जाना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, जय लिंगा महाराज। जय लिंगा महाराज। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे आज फिर से ऐसा महसूस हुआ कि जमीन में बैठे हुए गुरुजी की नजरें पीछे से मेरे लहराते हुए बड़े नितंबों पर हैं। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। आज पूजा के लिए जाना था, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर आ गई और आश्रम में टहलने लगी। थोड़ी देर मंजू से गप मारी। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। परिमल ने जब दरवाजा खटखटाया तो मेरी नींद खुली। वो चाय और बिस्किट्स लेकर आया था। परिमल ने ट्रे रख दी और उसकी नजरें मेरे वहीं पर ही थी। मैं सो रही थी, इसलिए मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस अवस्था में भी ऐसे एक मर्द के सामने खड़े होकर मुझे शर्म नहीं महसूस हो रही थी। तभी परिमल की नजरें बार बार उन पर जा रही थी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ी और बाथरूम जाने लगी। परिमल बोला, मैडम, जब आप आरती देखने मुक्तेश्वरी मंदिर जाओगी, उससे पहले मैं आपके लिए नया पैड ले आऊंगा। ठीक है, प्लीज जाते समय दरवाजा बंद कर देना। परिमल चला गया और मैं बाथरूम चली गई। मैं 15 मिनट में तैयार हो गई और आश्रम से बाहर जाने से पहले दवा खा ली। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा अंधेरा होने लगा था। मैं काफी देर तक सो गई थी, पर अच्छी नींद आने से अब मैं बहुत ताजगी महसूस कर रही थी। विकास मुझे ले जाने के लिए नहीं आया था, मैं उसे ढूंढने लगी। आश्रम के प्रांगण में मुझे वो खो खो खेलते हुए दिख गया। उसके साथ समीर, राजकमल, मंजू और कुछ लड़के लड़कियां खेल रहे थे। विकास ने मुझे देखकर हाथ हिलाया और इंतजार करने का इशारा किया। खेलते हुए वो इधर उधर दौड़ रहा था, मैं सिर्फ उसको ही देख रही थी। उसका मजबूत बदन दौड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये साफ था कि मैं विकास की तरफ आकर्षित होने लगी थी। मुझे अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हुई, ठीक वैसे जब कॉलेज के दिनों में मैं पहली बार एक लड़के की तरफ आकर्षित हुई थी। वो मेरा पहला और अंतिम अफेयर था। जल्दी ही उनका खेल खत्म हो गया। विकास ने अपने हाथ पैर धोए और हम आश्रम से बाहर आ गए। आज फिर बैलगाड़ी से जाना था। जल्दी ही बैलगाड़ी आ गई। विकास ने कहा कि पहले मुक्तेश्वरी मंदिर ही जाना पड़ेगा, वरना बैलगाड़ी वाला आश्रम में बता भी सकता है कि हम मंदिर नहीं गए। मैं बैलगाड़ी में बैठ गई और विकास मुझसे सटके बैठ गया। हमारी तरफ बैलगाड़ी वाले की पीठ थी और बाहर भी अंधेरा होने लगा था। इससे मैं एक कम उम्र की लड़की के जैसे रोमांचित थी। मेले को जाते वक्त बैलगाड़ी का सफर बोरियत भरा था, पर आज का सफर मजेदार होने वाला था। विकास, मैडम, रोड पर नजर रखना, लोगों को हम बहुत नजदीक बैठे हुए नहीं दिखने चाहिए। विकास मेरे कान में फुसफुसाया
उसके मोटे होंठ मेरे कान को छू रहे थे और उसने अपनी बांह पीछे से डालकर मुझे हल्के से आलिंगन में लिया हुआ था। इस रोमांटिक हरकत से मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई और मैं बहुत शर्मा गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक कॉलेज की लड़की हूँ और अपनी पहली डेट पर जा रही हूँ। बैलगाड़ी में हमारी सीट के ऊपर गोलाई में मुड़ा हुआ कवर था जो पीछे से खुला हुआ था। कोई भी पीछे से आता आदमी हमें देख सकता था, इसलिए विकास ने जल्दी ही मेरी पीठ से हाथ हटा लिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मेरी भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कॉलेज के दिनों में डेटिंग पर जाते हुए हुआ करती थी। मैं विकास का हाथ पकड़े हुए थी और वो मेरी पतली अंगुलियों से खेल रहा था। उसकी हथेली गर्म महसूस हो रही थी और इससे मुझे और भी मस्ती आ रही थी। हम गांव की रोड में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पर सुनसानी देखकर विकास ने साड़ी के पल्लू के अंदर हाथ डाल दिया और खेलने लगा। मैंने शर्माकर बनावटी गुस्से से उसके हाथ में थप्पड़ मार दिया, पर विकास कुछ और करता तब तक मुक्तेश्वरी मंदिर आ गया। ये विकास ने बैलगाड़ी वाले से 2 घंटे बाद आने को कहा और हम मंदिर की तरफ बढ़ गए। विकास बोला, मैडम, हम भगवा कपड़ों में हैं, इसलिए हर कोई हमें पहचान लेगा कि हम आश्रम से आए हैं। पहले हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए बैग में कुछ कपड़े लाया हूँ। चलो मंदिर के पीछे चलते हैं और कपड़े बदल लेते हैं। मैंने सहमति में सर हिलाया और हम मंदिर के पीछे चले गए। वहाँ कोई नहीं था। विकास ने बैग में से एक हाफ शर्ट और पैंट निकाला। फिर वो अपने आश्रम के कपड़े बदलने के लिए पास में ही एक पेड़ के पीछे चला गया। मैं उसका बैग पकड़े वहीं पर खड़ी रही। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, पर कुछ नहीं हुआ और 1 मिनट में ही विकास कपड़े बदल कर आ गया। विकास, मैडम, अब तुम अपनी साड़ी और ब्लाउज जल्दी से बदल लो। ऐसा कहते हुए विकास ने बैग में से एक साड़ी और ब्लाउज निकाला। मैंने उससे कपड़े ले लिए और उसी पेड़ के पीछे चली गई। मैंने जल्दी से साड़ी उतार दी और ब्लाउज उतारने से पहले इधर उधर नजर दौड़ाई। वहाँ कोई नहीं था और शाम का अंधेरा भी था। इससे मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं मन ही मन अपने को दाद दे रही थी कि आश्रम में आकर कुछ ही दिनों में कितनी बोल्ड हो गई हूँ। नई साड़ी ब्लाउज पहनकर मैं पेड़ के पीछे से निकल आई। विकास ने मेरे आश्रम की साड़ी और ब्लाउज जल्दी से बैग में डाल दिए। ये किसकी साड़ी और ब्लाउज है? विकास, मेरी गर्लफ्रेंड की है। मैंने बनावटी गुस्से से विकास को देखा, पर उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मंदिर से बाहर ले आया। रोड में गांव वाले आ जा रहे थे, पर अब हम नॉर्मल कपड़ों में थे, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विकास, मैडम, नदी के किनारे चलते हैं, सबसे सेफ जगह वही है। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस जगह को तुम ही बेहतर जानते हो। विकास बोला, अभी इस समय वहाँ कोई नहीं होगा। जल्दी ही हम नदी के किनारे पहुँच गए और वास्तव में वो बहुत ही प्यारी जगह थी। हम दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। नदी किनारे काफी घास उगी हुई थी और वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। चांद भी धीमी रोशनी दे रहा था और हम दोनों नदी किनारे घास पे चल रहे थे। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। विकास ने कहा, कैसा लग रहा है मैडम? विकास मेरा हाथ पकड़े हुए था। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित थी। मैं भी उसके साथ एक हो जाना चाह रही थी। उसके पौरुष की गंध, चौड़ी छाती और मजबूत कंधों से मैं होश खोने लगी और मैंने भी उसे मजबूती से अपने आलिंगन में कस लिया और भौरा फूल का रस पीने लगा। जब उसने मेरे होंठ कुछ पल के लिए अलग किए तो मैं बुरी तरह हाँफने लगी। मैं विकास के ऐसे सब जगह हाथ फिराने से बहुत उत्तेजित हो गई थी। तभी मैंने देखा विकास नदी की ओर देख रहा है। मैंने भी नदी की तरफ देखा। एक नाव हमारी तरफ आ रही थी। विकास बोला, मैडम, लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ आओ। विकास ने नाव की तरफ हाथ हिलाया और नदी की तरफ दौड़ा। मैं भी उसके पीछे जाने लगी। उसने नाव वाले से बात की और उसको 50 रुपए का नोट दिया। नाव वाला लड़का ही लग रहा था, 18 बरस का रहा होगा। विकास, मैडम, इसका नाम बाबूलाल है। मैं इसको जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए कोई डर नहीं, हम सेफ है यहाँ। ये हमको आधा घंटा नाव में घुमाएगा। विकास, तुम तो एकदम जीनियस हो। बाबूलाल बोला, विकास भैया, जल्दी बैठो, यहाँ पर ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। बहुत ही रोमांटिक माहौल था। चांद की धीमी रोशनी,
नदी में छोटी सी नाव में हम दोनों। विकास, बाबूलाल से दूसरी तरफ मुंह करने को बोलो, वो हमें देख लेगा। विकास बोला, मैडम उधर को मुंह करके बाबूलाल नाव कैसे चलाएगा? ऐसा करते हैं, हम ही उसकी तरफ पीट कर लेते हैं। लेकिन विकास, वो तो हमारे इतना नजदीक है, मुझसे नहीं होगा। विकास, मैं मदद करूंगा मैडम, आप कपड़े उतार दीजिए। विकास मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने बनावटी गुस्से से विकास को एक मुक्का मारा। विकास बोला, मैडम देखो कितना सुहावना दृश्य है, बाबूलाल की तरफ ध्यान मत दो, वो तो छोटा लड़का है। ये समझो यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं और कोई नहीं। नाव बहुत छोटी थी और बाबूलाल मुश्किल से 7-8 फीट की दूरी पर बैठा था। अगर मैं या विकास कुछ भी करते तो उसको सब दिख जाता। किसी दूसरे मर्द के सामने विकास के साथ कुछ करना तो बहुत ही शर्मिंदगी भरा होता, पर सच्चाई ये थी कि मैं अब और देर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पिछले 2 दिनों से मेरी ऊपर से बहुत रगड़ाई हुई थी, पर ऐसे आधे अधूरे स्पर्श से मैं उबता चुकी थी। अब मैं चाहती थी कि विकास खुल के खेल खेले, पूरा आनंद प्राप्त कर सकूं मैं। लेकिन ये नाववाला मेरे अरमानों पर पानी फेर रहा था। फिर से एक अजनबी आदमी के सामने अपने से छेड़छाड़ को मैं राजी नहीं हो पा रही थी। मेरी उलझन देखकर विकास मेरे कान में फुसफुसाया। विकास बोला, मैडम तुम इस बाबूलाल के ऊपर क्यों समय बर्बाद कर रही हो? ये तो छोटा लड़का है। छोटा लड़का है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके सामने कपड़े उतार दूं। सिर्फ 7-8 फीट दूर बैठा है। लेकिन मैं विकास से कुछ और बहस करती इससे पहले ही उसने मुझे पकड़ा और बैठे हुए ही घुमा दिया और मेरी पीठ बाबूलाल की तरफ कर दी। विकास ने मुझे कुछ और नहीं बोलने दिया और बैठे हुए ही अपने काम में लगा। पहले तो मैंने विरोध करना चाहा, क्योंकि नाववाले के सामने वो खुलेआम मुझे अपने आलिंगन में बांधकर क्रीड़ाएं कर रहा था, पर कुछ ही पलों बाद मैं भी सब कुछ भूलकर विकास का साथ देने लगी। खुली नाव में ठंडी ठंडी हवा में हम खुलकर वो सुख प्राप्त करने लगे थे। विकास बोला, मैडम अपने कपड़ों की चिंता मत करो, बाबूलाल उनको संभाल कर रखेगा। उस बदमाश बाबूलाल को देखकर मैं बहुत शर्म महसूस कर रही थी। वो मेरी साड़ी और ब्लाउज को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था और मुस्कुरा रहा था। विकास बोला, मैडम तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? वो छोटा सा लड़का है, कुछ तो शर्म करो। विकास, मैं उसके सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकती, छोटा लड़का है तो क्या हुआ? विकास ने बहस करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और अब वो खुलेआम मस्ती लगा था। विकास ने कहा, मैडम एक बार मुझे छोड़ो। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अंधेरे की वजह से नदी के किनारे अब साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। विकास कुछ कदम चला और बाबूलाल को अपने कपड़े दे आया, क्योंकि हवा चल रही थी और संभाल कर ना रखने पर कपड़ों के पानी में गिरने का खतरा था। अब माहौल बहुत गर्मा गया था और सच कहूं तो मैं भी अब उस रोमांटिक माहौल में मैं भी अब सारी हदें पार करने को उत्सुक थी। सिर्फ बाबूलाल की वजह से मैं दुविधा में थी। विकास अब बिंदास होकर अपने काम में लीन हो रहा था। शर्म से मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मैं अब बीच नदी में एक खुली नाव में एक ऐसे आदमी की बाहों में थी जो मेरा पति नहीं था, और वो भी उस नाव वाले की आंखों के सामने। विकास ने उस लड़के को आवाज लगाई, बाबूलाल यहाँ आओ, ये भी रखो। बाबूलाल, ठीक है विकास भैया। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली और देखा तो विकास ने मेरा वो अंतिम वस्त्र भी बाबूलाल को दे दिया था। विकास ने बाबूलाल की इस हरकत पर रिएक्ट करने का मुझे मौका नहीं दिया। उसने बाबूलाल की तरफ पीठ कर ली और मुझे भी दूसरी तरफ घुमा दिया। अब मैं बाबूलाल की तरफ पीठ करके खड़ी थी और मेरे पीछे विकास खड़ा था। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे खुले में ऐसी नहीं हुई थी, सिर्फ अपने पति के साथ बेडरूम में होती थी। लेकिन पानी के बीच उस हिलती हुई नाव में मुझे स्वर्ग सा आनंद आ रहा था। विकास के साथ मैं बहुत मजा ले रही थी। बाबूलाल की आंखें बड़ी और फैलकर मुझे ही देख रही थी। फिर मैं शर्म से जड़वत हो गई। मैं एक 28 बरस की हाउसवाइफ बीच नदी में एक नाव में नाव वाले के सामने इस अवस्था में थी। बाबूलाल ने भी अपनी जिंदगी का सबसे मस्त सीन आज देखा होगा। उस छोटे लड़के के सामने मैं खुली किताब की तरह पड़ी हुई थी और वो घूर रहा था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर उसके ऐसे देखने से छलक छलक कर पानी बहने लगा। तभी विकास ने बाबूलाल से पूछा, बाबूलाल नाव में तेल है क्या? मैं विकास के अचानक किए गए सवाल से कांप गई। मैं तो भूल ही गई थी कि नाव में कोई और भी है जो हमें देख रहा है। बाबूलाल बोला, हाँ भैया, मैं ला के दूं क्या?
विकास ने हाँ में सर हिलाया और वो एक छोटी तेल की शीशी ले आया। मैं नीचे को मुंह किए लेटी थी, इसलिए मुझे बाबूलाल के सिर्फ पैर दिख रहे थे। तेल देकर बाबूलाल चला गया। विकास बोला, मैडम अब आपको थोड़ा सा दर्द होगा पर उसके बाद बहुत मजा आएगा। आगे क्या होगा सोचकर मेरी तो सांसें ही अटक सा गई। दोस्तों आज कहानी को यही विराम दे रही हूँ। आगे की कहानी कल आपके लिए लेकर आऊंगी। बने रहिए हमारे साथ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आपको मिल पाए। धन्यवाद।